नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 का बजट पेश कर दिया है और अपने अपने हिसाब से इस बजट को देखा जा रहा है। इंडस्ट्री के लोग कहते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंडलिस्ट बजट है और बीजेपी के लोगों को तो सराहना करनी ही है, लेकिन कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूं कि 35% बजट का हिस्सा जो है वो हमें उधार लेना है या लाइबिलिटीज हमारी हैं। 16% जीएसटी आएगा और 15% कॉर्पोरेट टैक्स आएगा और 15% ही इनकम टैक्स आएगा। अगर हम खर्च की बात करें, मोटे मोटे खर्च की बात करते हैं, 20% हमें इंटरेस्ट देना होगा। जो उधार और लाइबिलिटी हैं बजट का 20% बड़ा कंपोनेंट है। 20% हमें इंटरेस्ट, जो उधार लिया है उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 17% हमें स्टेट शेयर देना पड़ेगा, जो स्टेट को हम शेयर देते हैं, और 8% डिफेंस पे खर्चा होगा और 8% हम सब्सिडीज भी लोगों को देंगे। यानी बजट का 8% हमें सब्सिडी देनी है अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर और साथ साथ 8% डिफेंस पर खर्च होगा। और बड़ी बात यह है कि कोई स्लैब में चेंज नहीं किया गया है। क्रिप्टो आय पर 30% और बाकी हर एक सेक्टर को टच करने का प्रयास निर्मला सीतारमण ने किया है। चर्चा करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर आशीष चौधरी जी हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। संजय बड़ू जी भाजपा से, आपका भी स्वागत है। ललित महाजन इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। ललित जी, शुरुआत आपसे करते हैं। क्या लगता है आपको इस बजट से उद्यमियों के लिए क्या रखा है? जी, अगर हम इस बजट 2022-23 की बात करें जी, तो सबसे पहले तो यह कि इस बजट में जो उद्योगों की, इंडस्ट्रीज की बात की है, एक तो हमको वैसे ही गवर्नमेंट, वी आर थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने हमको जो 28,400 करोड़ का पैकेज दिया इंडस्ट्रीज के लिए, तो उस पैकेट कुछ ना कुछ इस बजट में उसका भी प्रोविजन उन्होंने किया हुआ जी। तो उसकी वजह से हमारे पास मैसिव इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पे आ रही है। इवन रियल इस्टेट सेक्टर के लिए 18,300 करोड़ के जो हमारे साइन हुए हैं, MOU साइन हो गए हैं, उसके लिए हम अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने इस पे जो इसको बड़े शॉर्ट टाइम में इसको एक जो हमारी बड़ी देर से रिक्वायरमेंट थी रियल इस्टेट की, उसको इन्होंने रिजॉल्व किया जी। अगर अब हम बजट की बात करते हैं तो अगर हमारी स्टेट का देखो तो स्टेट के लिए बजट में 35,581 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा हुआ है इन्होंने जी। इसमें बेसिक उन्होंने अगर देखा जाए तो मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है। तो मेरी तो ये एक तो रिक्वेस्ट है कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जी से कि इसमें जो इंडस्ट्री रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको, उसके लिए प्रॉपर एलोकेशन की जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितने नए इंडस्ट्रियल बन रहे हैं उसके लिए सारे अभी अनडेवलप हैं जी। तो उसके लिए हमको फंड्स की जरूरत है। तो मेरे को उम्मीद है कि उसको डेवलपमेंट के लिए जो है ये लोग जरूर उसको कंसीडर करेंगे, ताकि जो नए इंडस्ट्रियल्स आ रहे हैं उनको वहाँ पे लैंड मिले और वो टाइम पे काम शुरू कर सके। और उसका विन विन सिचुएशन हमारे लिए भी है, गवर्नमेंट के लिए, कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। हमारा एस्टिमेट है कि जो आज हम इंडस्ट्री वाले 4 से 5 लाख लोगों को डायरेक्ट इंडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, वो आने वाले टाइम में कम से कम वो 10 लाख तक चली जाएगी। बाकी 17% जो स्टेट का शेयर आपने बोला है कि स्टेट का शेयर है, वो भी स्टेट में ही आएगा। स्टेट में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे जो होगा। मैं इंडस्ट्री रिलेटेड एक बताता हूँ, जैसे गति शक्ति जो उन्होंने लॉजिस्टिक्स के पार्क बनाने हैं, तो वो एक वेलकम स्टेप है। उसके लिए क्या कि जो जितनी फास्ट मूवमेंट गुड्स की होगी वो इंडस्ट्रियलिस्ट को तो बेनिफिट ही है, टाइमली मटेरियल पहुँचेगा। तो उसमें जो लॉजिस्टिक पार्क बनाने हैं, तो मेरी तो रिक्वेस्ट है कि एक लॉजिस्टिक पार्क जो जम्मू कश्मीर में भी बनना चाहिए, ताकि यहाँ पे ये पैकेज का बेनिफिट जो लोग बेनिफिट ले सकें। बाकी जनरल के लिए देखिए जी, घर घर जल योजना मिशन को कवर किया है। हाउसिंग फॉर ऑल में 80 लाख लोगों को ये देंगे जी, घर देंगे, लो कॉस्ट घर। उससे क्या कि जब 80 लाख लोगों को जम्मू कश्मीर में जो शेयर मिलेगा, जितने घर बनेंगे, वो लोकल को रियल इस्टेट को यहाँ पे जो दे रहे हैं उससे बूस्ट मिलेगा रियल इस्टेट में। उसके बाद आप आ जाइए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, मैंने बात की है, जैसे यहाँ मेट्रो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में कवर होते हैं। एक इंडस्ट्री के लिए इन्होंने क्रेडिट गारंटी जो स्कीम है उसमें भी इंक्रीज किया है। एक इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम है जिसमें हमको कोविड में जो हमारे को लोगों को नुकसान हुआ था उसको कवर किया है। एक इन्होंने जो स्क्रैप का जो इम्पोर्ट ड्यूटी को 1 साल के लिए एग्जम्प्ट कर दिया है, उससे के जो हमारे सेकेंडरी मैन्युफैक्चरर्स हैं स्टील के, जो सरिया बनाते हैं, उनको भी बेनिफिट है।
तो बाकी देखिए इसमें जो उन्होंने अनअकाउंटेड मनी के लिए एक बड़ा हालांकि वो अनअकाउंटेड मनी जो आएगी वो सारी की सारी वो सीज कर ली जाएगी, वो बड़ा अच्छा स्टेप है जी। अगर आज कोई अनअकाउंटेड मनी करता है, वो कहता है जी मैं इनकम टैक्स दे के छूट जाऊंगा तो मेरे पैसे काट दो, जैसे यूपी में हुआ है, वो कहते हैं इतने पैसे बाकी मेरे को दे दो, क्यों दे दो जी? जब आपने अनअकाउंटेड मनी इकट्ठी की है तो यू हैव टू पे फॉर दैट, क्यों आपने पहले इनकम टैक्स 30% क्यों नहीं दिया? तो मेरे हिसाब से तो इतने बैलेंस बजट एंड वी हेल इट, ये इंडस्ट्री के लिए एज वेल एज लोगों के लिए बड़ा ये। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे इस बजट को, आप किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि जो सरकार है या भारतीय जनता पार्टी एनडीए के घटक दल सब पीठ थपथपा रहे हैं, और आप कैसे आंकलन करते हैं इसका? देखिए विनोद जी, आपने खुद ही कुछ शुरुआत में स्टैटिस्टिक्स दिए हैं जी। वो स्टैटिस्टिक्स अपने आप में बोलते हैं कि पिछले 7 साल में देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और इकोनॉमिक सिचुएशन है उसका हाल क्या हो गया जी। ये बजट जो है टिपिकल जो मोदी जी का बजट होता है, अनाउंस लाखों करोड़ ले जाइए, इतने लाख करोड़ ले जाइए, इतने लाख करोड़ ले जाइए, वही बजट है। जैसे मेरे भाई इंडस्ट्री के बोल रहे थे और उन्होंने एक बात तो गुटी चुपी बता दी, कन्फेस कर ली, मान लिया, उनको समझ में आ गई कि 28,000 करोड़ का जो पैकेज दिया था वो भी इसी बजट में हमें तो पीछे दे दिया था। जो दूसरे जितने पिछले पैकेज हैं करीब 1.5 साल से, वो सारे के सारे, जब मैं बजट का पूरा रिव्यू ले रहा था तो जम्मू एंड कश्मीर को जो भी था वो सारे मिला जुला के वही है। तो अनाउंस जब मर्जी कर दो, जितना मर्जी कर दो, सवाल यह है कि ग्राउंड पे क्या पहुंचता है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है इस बजट में कि आपने सब्सिडी इतने % देंगे, जीएसटी इतने, डायरेक्ट इतने, स्टेट का शेयर इतना होगा, ये सारी बातें बताई। इसमें सबसे जो डेंजरस बात है वो ये है कि हम 20% इंटरेस्ट देंगे, वो लोन कौन सा जो हमने लिया, जो सरकार ने, जो मोदी जी ने लिया, जो वर्ल्ड बैंक से लिया, जो आईएमएफ से लिया, जो दुनिया भर से लोन उठा लिया। तो जो यूपीए ने छोड़ा था वो 78 लाख करोड़ था, आज वो डबल से ज्यादा हो गया सिर्फ 7 साल में। 70 साल में 78 लाख करोड़, और 7 साल, 8वां साल शुरू है, 8 साल में वो डबल से ज्यादा हो गया। उसकी वजह से देश का पूरा बजट जो है उसका 20% जो है वो हम उधार चुकाने में लोगों को बांटेंगे, जहां जहां से लाया। एक बात। तीसरी बात ये कि ये बजट जो है ये है सेल स्टील एंड अनाउंस। आप सेल करिए नेशनल एसेट्स को, ये पैसा आएगा कहां से? 30 लाख करोड़ रुपए का बजट आज निर्मला ताई ने जो है वो अनाउंस कर दिया। भाई ये पैसा कैसे आना, कहां से आना? आप आरबीआई को चूना लगाते हैं, आप बैंक्स को मर्ज कर दिया इन्होंने, बैंक से पैसा लूट लिया, आप लोगों की जेब में हाथ डाल के पैसा लूट रहे हैं। वो पैसा जो है आज हमारे जो नवरत्न है भारत के, पिछले 70 साल में जो बीएचईएल जैसे कंपनीज बनी हुई हैं, जैसे जितनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है, उसको बेचने की जो बात है, बेच करके ये जनरेट करके लोगों की आंखों में धूल झोंक के, जो कैपिटलिस्ट कुछ फ्रेंड्स हैं, पहले स्टील करो, सेल करो, फिर उनको स्टील करो, उनके द्वारा चुरा लो, और फिर अनाउंसमेंट करते रहो, जितने मर्जी अनाउंसमेंट करो। और मैं मजे की बात बताता हूं, ये मोदी जी का वो सपना कहां गया? डिजिटल इंडिया मिसिंग है, स्किल इंडिया आपका मिसिंग है, आपका खेलो इंडिया मिसिंग है, आपका बेटी पढ़ाओ कहां है, आपका स्वच्छ भारत कहां है? इनके लिए जहां हजारों करोड़ रुपया और फन फेयर और पूरा चर्चा होती थी, वहीं इनके लिए कुछ 100 करोड़ रुपए का कुछ चीजों के लिए प्रावधान है, कुछ के लिए है ही नहीं। देश का इतना बड़ा क्षेत्र जो शिक्षा कहते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे करेंसी आ रही है, 6% पे, मैं आ रहा हूं उस पे भी, लास्ट में कंक्लूड करूं। 6% टारगेट था कि एजुकेशन का, शिक्षा का फंड होगा 3% से, 12 वादा हुआ, और इस वक्त बहुत ही जरूरत थी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को एड्रेस किया जाए, शिक्षा को, स्वास्थ्य को प्रॉपर फंडिंग हो, एजुकेशन हो। कहां है पैसे, कहां है? जहां तक क्रिप्टो करेंसी का ताल्लुक है, दिस इज शेमफुल कि जो बात पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में एक बिल के माध्यम से होनी चाहिए थी, क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन एक्ट जो बिल है उसको ये छपा रहे हैं, और सिर्फ निर्मला ताई को इन्होंने एक पेपर पकड़ा दिया और उन्होंने कह दिया एक तो हमारी अपनी करेंसी होगी और ऊपर हम इसके टैक्स लगाएंगे, इसको रेगुलेट कर दिया और फ्री कर दिया, लीगलाइज कर दिया। बड़ी अच्छी बात है, पर जिस बात पर चर्चा होनी चाहिए, एक्सपर्ट्स का माइंड होना चाहिए। हाउस में हमने एमपी भेजे हैं, जम्मू से भी हमने जुगल किशोर जी को भेजा है, वहां कोई चर्चा नहीं हुई, बस एक फड़का आया और कहा क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लग गई, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है ये। तो ये इस तरह का बजट है जैसे कि 2-4 लोगों ने बना लिया, जो अनाउंस करना कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट सवाल ये है कि क्या ये ट्रांसलेट हो पाएगा? आई एम सॉरी टू से, ये बुद्धिजीवी लोग जो हैं वो अगर इसको एनालाइज करेंगे तो ये ट्रांसलेट ग्राउंड पर नहीं हो सकता है, और ये झूठ है। झूठ ऐसे है, जो भी पिछला पैकेज है उसको मिला जला के हमें नया पैकिंग करके वापस दिया जा रहा है। तो दिस इज रिडिकुलस। संजय जी आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने कहा है कि एसेट्स को बेच करके ये बजट, देखिए विनोद जी,
हर वर्ष जो है बजट आता है और उस पर हमेशा जो है, चाहे वो मीडिया, सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हर जगह चर्चा इसकी होती है। जी, जरूरी भी है। और ये तो रहता ही है कि जो सत्ता में होता है वो तो कहता है कि ये अच्छा बजट है, और जो विपक्ष में है तो वो तो विरोध करता ही है। मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो आज बजट पेश हुआ है, एक ऐसे समय में पेश हुआ है कि जब पिछले 2 वर्ष से पूरी दुनिया जो है 100 वर्षों की सबसे बड़ी महामारी से जूझ रही है, और हम भी इसी दुनिया का हिस्सा हैं। आज हम जब इस बजट पे चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ग्लोबली भी इस पे सोचना चाहिए। जी। मेरे मित्र चौधरी जी ने जिस तरह से ललित जी की एक बात को उठा के कोड करके बात रख ली, लेकिन उन्होंने जो 10 अच्छाइयाँ इस बजट की गिनाई उस पर कभी ये चर्चा नहीं करेंगे। होते ये तो वो लोग हैं भाई विनोद जी के 1960 में देश में जो है एक वार मेमोरियल बनाने की बात आई थी, तो 2014 तक ये वार मेमोरियल नहीं दे सके, लेकिन आज जब वार मेमोरियल बना है और वहाँ पे ज्योति जलाई गई है तो ये उसका भी विरोध कर रहे हैं। इसलिए इनको विरोध करना है क्योंकि इनके नेता की आदत है कि वो विरोध करते हैं, तो इन्होंने विरोध किया। देखिए, आज के बजट पे हम जब बात करते हैं, कुल मिला के आगे क्या होता था कि जब भी कोई त्रासदी आती थी, जब भी भारत को जंगों में जाना पड़ा, चाहे कतर की जंग जब 65 की हो, 1962 की हो, अक्सर ये होता था कि उसके बाद जितना खर्चा उस पर होता था उसकी पूर्ति का जो टैक्स था वो आम जनता पे लगाया जाता था। अब उन चीज़ों में मैं जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन अगर कुल मिला के आज के बजट की मैं बात करूँ कि इतनी बड़ी महामारी के बावजूद भी आज देश में इतनी सशक्त सरकार है, इतने सशक्त प्रधानमंत्री हैं, आज उन्होंने जनता पर कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं डाला है और उल्टा कहीं ना कहीं राहत देने की बात की है। चाहे हमारे जो टैक्स पेयर हैं उसका आपने देखा होगा, जो रिटर्न फाइल करते हैं उसमें 2 वर्ष का समय दिया है। चाहे जम्मू कश्मीर की बात आई है, 35,581 करोड़ जम्मू कश्मीर को देने की बात आई है। भाई साहब, ये तो 5 साला प्रोग्राम बनाते थे और इनके प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूं तो ग्राउंड पे 15 पैसे नहीं लगते। तो इसलिए आप ये चिंता मत करें कि ये पैसा कहां से आएगा, मैनेज कहां से होगा और काम कैसे चलेगा। इसमें 35,000 करोड़ की नेशनल हाईवे बनाने की 1 वर्ष के अंदर अंदर आगे आने वाले वर्ष में इसमें बताया गया है योजना में। तो ये उस पर बात नहीं करेंगे, या और जो चीजें अच्छी अच्छी इस बजट की है उस पर ये बात नहीं करेंगे। इन्होंने जुगल किशोर जी हमारे मेंबर पार्लियामेंट की बात की। आप मुझे बताइए, हम जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, क्या हालत थी इतने वर्षों तक हमारे रेलवे स्टेशन की, हमारे एयरपोर्ट्स की। आज आप जहां भी जाएं, हमारा जो अपनी इसी सप्ताह ही जो हमारी एयर स्ट्रिप बढ़ाई गई है उस पे जो है जहाज चलना शुरू हुए हैं। एक नया एयरपोर्ट जम्मू में बन रहा है। मेट्रो की बात ललित जी ने की है, जिसकी DPR फाइनल स्टेज में है और उसका अगले कुछ दिनों में काम चलने वाला है। तो ये सारे कार्य आज जम्मू से हम अखनूर की तरफ जाते हैं तो इतना बड़ा एक जो है नेशनल हाईवे बन रहा है। तो ये सारी इवन के रेलवे का भी जो सर्वे है पुंछ तक हमने करवाया है, हमारे जुगल जी जो MP हैं उन्होंने ही करवाया है। तो इसलिए दूसरे की तरफ आप उंगली तो उठा लेते हैं, लेकिन आपके लोग इतने वर्षों तक जहां मेंबर पार्लियामेंट भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, मंत्री भी रहे, क्या किया उन्होंने। आज सर्कुलर रोड जम्मू में बन रहा है, इतना बड़ा काम चल रहा है। टनल 37 टनल जम्मू कश्मीर में नए बन रहे हैं। भाई फंडिंग तो नेचुरली अगर कोई अनाउंसमेंट सरकार ने की होती है तो उसकी फंडिंग तो बजट में ही आती है। इन्होंने कहा कि इंडस्ट्री पैकेज तो अनाउंस कर दिया था, लेकिन उसकी फंडिंग भाई फंडिंग दी है ना, रोकी तो नहीं है। आज आप देखें विनोद जी, इतनी बड़ी महामारी के बावजूद भी डेवलपमेंट का कोई भी किसी भी किस्म का कार्य नहीं रोका गया है। और आप इस बजट को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हर स्तर पर हर किसी का ध्यान रखते हुए, चाहे किसान हो, 1 करोड़ किसानों की जो फसलों की जो प्रोक्योरमेंट है उसकी बात इसमें की गई है। इसमें कोई भी विषय जो है छोड़ा नहीं गया है। हालांकि अभी चुनावी सीजन था, इसमें लोग लुभावने वादे भी हम कर सकते थे, लेकिन देश जो एक मोदी जी का सपना है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो बनानी है अगले 10 वर्षों में, हमें तीसरे नंबर पे पहुंचना है। तो उसी राह पर ये बजट है, यही मैं कहना चाहता हूँ। ललित जी, आपसे जानना चाहूंगा MSME सेक्टर में क्या दिया गया है कुछ खास? सर, MSME सेक्टर में इन्होंने सबसे पहले तो ये जो मैं चौधरी साहब की एक बात पे थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ
कि 28,400 करोड़ का जो प्रोविजन था वो 5 साल में उन्होंने 5 साल में नीति आयोग में जाना है, इसमें से जो इस साल में एक्चुअल होगा वही देना है ना उन्होंने। तो ये नहीं देख रहे कि 28,000 अगर हमारे यहाँ इंडस्ट्री आती है या रियल एस्टेट आता है, आज तक क्या कांग्रेस गवर्नमेंट सोई थी? जब वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट ने जब एक पैकेज अनाउंस 2004 में किया था तो कांग्रेस ने 2008 में आके जी उस पैकेज को विड्रॉ कर लिया। यहाँ पे कितनी इंडस्ट्री तो बंद हो गई यहाँ पे। अब दोबारा जब ये पैकेज आया तो क्यों, मेरे को समझ नहीं आता कि हमारी स्टेट में आज तक इंडस्ट्री कहाँ थी? सिर्फ वो कश्मीर को वहीं पे चुआ जी, कश्मीर को ये कर दो, टूरिज्म को दे दो, इंडस्ट्री की तरफ ध्यान ही नहीं दिया किसी ने। आज इतना इंडस्ट्री को जो रिलीफ मिल रहा है, पैसा हमारी स्टेट में ही आ रहा है ना। आज अगर हम कहते हैं जी यहाँ पे कटरा दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, आप श्रीनगर के लोग तारीफ करते हैं कि श्रीनगर जाने के लिए जी आपका 4-5 घंटे में पहुंच जाते हैं। 170-80 करोड़ लोगों को अगर वैक्सीन लगा दी गई, वो पैसा कहाँ से आएगा जी? वो पैसा के अगर इसका मतलब अगर पैसा खर्च नहीं करना तो लोगों को मरने दें हम ना। इसके लिए मैं मोदी जी तारीफ करता हूँ। इतना बड़ा वैक्सीनेशन अभियान जो पूरी वर्ल्ड में किसी ने नहीं चलाया और वर्ल्ड में तारीफ हो रही है। आज क्यों वर्ल्ड में मोदी जी को नंबर 1 लीडर के लिए एज ए डिक्लेयर कर दिया है? तो ये देखो अपोजिशन ने, मैं तो कहता हूँ अपोजिशन को हेल्दी डिस्कशन में आना चाहिए, ये नहीं कि आप हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। डॉक्टर साहब, 2.25 लाख करोड़ रुपया एमएसपी पे मद में जाएगा, डायरेक्ट किसानों के अकाउंट में जाएगा। किसानों को लेकर के इस बजट में कुछ खास सोचा गया है क्या? आपको लगता है कि इलेक्शन का कारण हो सकता है? अगर ऐसा जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जितना पैसा किसानों के लिए रखा है, बहुत अच्छी बात है, और भी रखना चाहिए। इसमें बड़ा सेक्टर है ये देश का, और इसमें और भी हो जाए। जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, उस पर जाते लास्ट में टिप्पणी करूंगा, पर उससे एक बड़ी जरूरी बात कहनी है जो मेरे भाई ललित जी कह रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली आपने बीजेपी के एक प्रवक्ता नहीं 2 बुला रखे, तो मुझे याद करवाना पड़ेगा भाई। मानसर छोड़ दीजिए, मानसर और सुरुई सर भी यहाँ लेक्स है ना। आज के बजट में 279 करोड़ रुपया डल लेक और नागिन लेक के लिए रखा गया है। तो ये पास में भाई सुरुई सर और वो मानसर, ये हमारी 3-4 लेक्स हैं, यहाँ पे कुछ हो जाता है। पहले जी मैं आपके बीच में बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, आपको टाइम मिलेगा, आप बोल ही नहीं रहा हूँ। अगर आप ऐसे शुरू करेंगे तो मैं डिबेट कर नहीं पाऊंगा। नहीं है ना। जहां तक आपने कहा 4 घंटे में बंदा श्रीनगर पहुंच रहा है, बड़ा अच्छा लगता है। मैं दर्शकों को पे छोड़ता हूँ और विनोद जी पे और बाकी पे छोड़ना चाहता हूँ, खासकर संजय जी मेरे साथ बैठे हैं, इनको पता है कि श्रीनगर क्या हाल है, रामबन में क्या होता है, उधमपुर में चनैनी के पास क्या होता है। और ये इस मौसम में लाखों के हिसाब से यात्रु भी, दूसरे लोग भी, जो टूरिस्ट आए थे वो भी कितने खजल हुए, वो सबको पता है कि कितने घंटे में श्रीनगर पहुंचे। रही बात अखनूर हाईवे की, तो जो बन रहा है वो सर्वे, वो सब कुछ डीपीआर हमारे वक्त की बनी हुई है। रजौरी पुंछ की रेलवे की बात नहीं, तो ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, कैमरे में कह रहा हूं, जो सेशन यूपीए के दौर में बजट का 2012 और 13 का हुआ, उसमें उसके सर्वे के और सारी चीजें क्लियर हो गई और सर्वे तक इनिशिएट हो गया। तो जो टनल इन्होंने कहा है 37 टनल है, बड़ी अच्छी बात है, 37 टनल्स पे काम चल रहा है। पर ये बात भूलिए कि नाशरी का जो सबसे बड़ा टनल है अटल सेतु से या कोई भी टनल या जुजिला तक लेकर के जो 22 टनल है, वो हमारे वक्त में उन पे काम भी शुरू हो चुका और वो किया जा चुका। स्टैटिस्टिक्स है ना जी, मैं करूं क्या। और दूसरी बात जहां तक ये रही, तो आप जो पूरा मुल्क, जुगल किशोर जी ने तो मेट्रो अनाउंस कर दी थी पार्लियामेंट में, हाउस में उन्होंने कह दिया कि मेट्रो चल रही है, बड़ा मजा आ रहा है, और शिवसेना ने उसका सेलिब्रेशन भी किया, बड़ी अच्छी बात है। पर सवाल ये है कि ये जो पूरा बजट है, इससे आम आदमी की जेब में जाने वाला क्या है? तो जाने वाला तब मजा आता कि जब सिलेंडर जो आज 945, 960, 70 रुपए का है, वो वापस 400, 450 रुपए आता, तो मैं मानता कि कोई आम आदमी को फायदा हो रहा है। जो महंगाई, जो तड़का लगाते हैं कुकिंग ऑयल, जो ऑयल है, उसका अगर 240-45 से अगर 150 रुपए बाटल आती तो बात करते हैं हम कि महंगाई कम हो रही है। आपको पता है कि ये बजट जो है, ये इन्फ्लेशन की दूसरी वेव का नाम है। इस बजट से जितने भी स्टैटिस्टिक्स क्लियर हो रहे हैं, इससे इन्फ्लेशन मैं अभी नहीं कह पाऊंगा, पर जो मेरी टूटी फूटी राय है एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, उससे मुझे लगता है कि मिनिमम 12% राइज जो है, इन्होंने कहा है कि महंगाई से होगा। आज महंगाई बेरोजगारी के लिए क्या दिया गया, ये महंगाई, नौजवानों के लिए क्या दिया गया, कुछ है नौजवानों के लिए, कोई भी चीज नहीं है। सारे प्रोग्राम इन्होंने बंद कर दिया, डिजिटल इंडिया बंद कर दिया, स्किल इंडिया बंद कर दिया, और ये करते हैं अनाउंस करने के बाद गायब हो जाते हैं। रोड्स में गडकरी साहब अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, मुझे हंसी भी आती है
अक्सर हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस के लोग जनता में कम जाते हैं, और शायद इसी चीज़ का भाव है। ये अभी कह रहे थे कि सरसों का तेल 250 रुपये पर लीटर है, तो मैं इनको बता दूं आजकल 190 रुपये पर लीटर है। कोई फर्क नहीं, लेकिन नहीं, फ़र्क आपको नहीं होता, एक आम आदमी को इसका फ़र्क पड़ता है। और देखिए, जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा है, मैंने सरसों ये बहुत ज़्यादा जो बड़ी महामारी थी, उसके बाद भी आप देखिए कि कहीं से कोई बजट कट नहीं होता है, और किसी जनता पे भी, मतलब आम नागरिक पे भी ज़्यादा लोड नहीं डाला जा रहा है। ये कह रहे हैं कि गरीब की जेब में जाएगा क्या, तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि ये जो 80 लाख घर जो है बनाने की बात हुई है, तो ये गरीबों के लिए ही बनने वाले हैं, इस पे भी पैसा लगेगा। इसके बाद बावजूद ये जो किसानों की बात आई है, मैं बताना चाहता हूँ कि 2.37 लाख करोड़ रुपया जो है, ये जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार जो अनाज उठाती है उस पे लगाया जाएगा। इसके साथ साथ दूसरा इन्होंने और बात की कि फलाना जो है जम्मू पुंछ की सर्वे पहले हो गई थी, रोड का सर्वे, तो मैंने पहले ही बता दिया है कि वो सर्वे इनके जो थे, आप देखिए हम छोटे छोटे थे तो जम्मू से उधमपुर की ट्रेन का कार्य शुरू हुआ था, और हम 30-30, 32-32, 35-35 साल के हो गए, तो तब जाके जम्मू से उधमपुर ट्रेन पहुंची थी। देखिए, बात करना अलग बात है, पर धरातल पे काम करना दूसरी बात है। आज कश्मीर में ट्रेन जाने का कार्य जो चल रहा है, कितनी तेजी से चल रहा है। आज जो है एशिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज जो है हमारे रियासी में बन रहा है। जब इस तरह के जितने भी काम हो रहे हैं, इन्होंने टनलों की बात की, ये प्रपोजल जरूर बनाते थे, लेकिन जब मैंने पहले ही बात की कि एक मानसिकता थी कि दिल्ली से 1 रुपया भेजेंगे तो 15 पैसे ही नीचे लगने हैं, तो उस वजह से जो काम 2 साल में कंप्लीट होना होता था उसको 20 साल लग जाते थे। और हम समझते हैं कि जब कोई भी डेवलपमेंट का कार्य जो देरी से होता है तो उसमें कितने ज़्यादा एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं। इसलिए मैं सिर्फ यही कहूँगा, आज के दिन में पॉलिटिकल बात ज़्यादा ना करते हुए, पीछे क्या हुआ, आगे क्या होगा, कैसे होगा, इस पे छोड़ के आज जो एक्चुअल में जो सिचुएशन है, कि जैसे बात आई कि वैक्सीन पूरे हिंदुस्तान में फ्री दी जा रही है, आज करोड़ों लोगों को फ्री राशन पिछले 1.25 साल से दिया जा रहा है। तो ये लोगों को, जो इन्होंने कहा कि गरीबों को क्या मिल रहा है, गरीबों को मिल रहा है, आपको दिख भी रहा है, लेकिन आप इसको ओन नहीं करना चाहते, तो चिंता ना करें। इसीलिए लोगों ने आज आपको घर में बिठाया है, और आने वाले दिनों में जो 50 का आंकड़ा है वो भी आप देखेंगे और नीचे की तरफ जाएगा। कोई आपको पॉलिटिकल पार्टी जो आपका सो कॉल्ड यूपीए था, आज सब एक एक करके आपको छोड़ के चले गए, आपके बड़े नेता छोड़ के चले गए। वो इसीलिए जा रहे हैं, एक तरफ उनको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री देश को विश्व गुरु की राह पर लेके जा रहे हैं, और मजबूती के साथ और एक पूरी मैं कह रहा हूँ दृढ़ निश्चयता के साथ जो है वो काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप उनका सिर्फ विरोध कर रहे हैं। वो ये आपके लोगों को भी अब लगने लगा है, इसलिए एक एक छोड़ के, बड़े नेता में आप नाम नहीं गिनूंगा, सब छोड़ के रियल एस्टेट में निवेश आता है तो तस्वीर बदलेगी, रोजगार मिलेगा, इन्वेस्टमेंट आती है तो क्यों नहीं मिलेगा सर। देखिए, रियल एस्टेट में आज की डेट में अगर बेसिक देखें, रियल एस्टेट में लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा। उसके बाद जो यहाँ इंडस्ट्री में कंस्ट्रक्शन रेस्टेड मटेरियल बन रहा है, तो उनको यहाँ पे जो होगा सब उनकी जो सप्लाई दी जाएगी, क्योंकि डोर स्टेप पे जब कोई भी जो अपना इन्वेस्टर आएगा, उसको जो चीज़ डोर स्टेप पे मिलेगी वो डोर स्टेप से लेना उसको प्रेफर करता है, उसकी इन्वेंट्री भी कंट्रोल सब कुछ होती है, और लोकल इंडस्ट्री को तो उसमें बेनिफिट डेफिनेटली आएगा। चौधरी साहब ने स्किल इंडिया की बात की, कहाँ है? मैं बताऊं, हमारी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को अभी पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, स्किल मिनिस्ट्री ने 1 करोड़ रुपए की ग्रांट दी है। मैं इस बजट में पूछ रहा हूँ, 1 करोड़ की ग्रांट दी है। वो बजट का हिस्सा हो ना, अगले पिछले बार उसमें उसके पूरी कंट्री में 30 एसोसिएशन को दिया गया 30 करोड़ रुपया स्किल इंडिया के लिए। उसमें कि हमने कोई 170 बच्चों को ट्रेन करना है और लोकल बच्चों को करना है। अगर मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि देखो, हेल्दी डिस्कशन आप करिए, ये नहीं कि हर चीज़ को क्रिटिसिज्म करने से क्या होता है। हाँ, कहीं पे डिबेट में हेल्दी डिस्कशन आए, कहीं पे लगता है कि कहीं पे कोई की जरूरत है, थोड़ी सुधार करने की जरूरत है, वो चीज़ बोलनी चाहिए। ये नहीं कि हर जगह की जो भी है बिल्कुल जीरो कर दिया जी। 80 लाख लोगों को मकान मिलेंगे, हमारी स्टेट में कितने लोगों को मिलेंगे? आज जमीन, आज बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है जी। देखो जी कि जैसे इन्होंने मानसर और सुनी सर बोला,
अरे मानसर भुवनेश्वर की तो आज की बात है, पिछले 40 साल में देखो क्या किया मानसर। वहाँ पे ये रहने के लिए तो कमरे नहीं थे, जो वहाँ बेड, टूरिज्म डिपार्टमेंट का बजट ही सारा कश्मीर चला जाता था। अभी भी कोई कौन सा डेवलप हो रहा है जी, दूध पत्री डेवलप हो गई जी, गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया। तो मैंने अभी बताया। तो इसलिए देखो अगर जम्मू और कश्मीर इकट्ठे हम मानते हम दोनों आपस में भाई भाई हैं, पर ये नहीं जो डिस्क्रिमिनेशन पीछे होती रही है वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो रही है तो उसमें दरअसल 60 लाख नौकरियों का प्रावधान इस बजट में रखा गया है। ये बड़ा अच्छी बात है क्योंकि देश के सामने अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज और डिक्लाइनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ये 3 बड़े विषय हैं। और जहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट का ताल्लुक है, 60 लाख अनएम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छी बात है, कहने को सुनने को अच्छा लगता है। पर इंडिया का जितनी पॉपुलेशन है 130 करोड़ लोगों के लिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बड़ी अच्छी बात है। पर इसकी जगह अगर अनएम्प्लॉयमेंट के जो कंसिस्टेंसी थी, प्रोग्राम्स जैसे शुरू किए थे हमने, अगर उन पर फंडिंग होती तो बहुत बेहतर रहता। और इसमें सुधार की जरूरत है और भी होना चाहिए। और जो बेसिक यहाँ इशू है इस बजट में वो ये है कि अनरियलिस्टिक, जो मुमकिन नहीं है वो फिगर्स दी गई हैं। जैसे अभी पिछले क्वार्टर्स में माइनस, जो लोएस्ट ग्रोथ थी वो -23% गई, और फिर करते करते ऊपर नीचे करते करते हम थोड़ा सा रिगेन हो गए, -11% के पास आए। और एक साल में 2023 तक ऐसा क्या हो जाएगा कि माइनस ग्रोथ से 9.2% जो ग्रोथ है ओवरऑल वो दिखाई गई है। तो ये साबित हो जाता, एक चीज इसमें सिल्वर लाइनिंग है, वो है जिस तरह से 25,000 स्क्वायर किलोमीटर हाईवेज का कंस्ट्रक्शन की बात है, उससे थोड़ा सा स्टिल होगी इकोनॉमी, स्टिमुलस मिलेगा, राइट काइंड ऑफ डायरेक्शन पे प्रोपाल हो सकती है। बट जितने भी बाकी चीजें हैं, अब देश के हिसाब से जब ये कैलकुलेशन हम करते हैं कि 60 लाख लोगों का रोजगार मिलेगा और इस बजट का टारगेट है, तो वो टारगेट बहुत छोटा है। और अगर छोटा भी है फिर भी वेलकम ही है, मगर अनप्लान्ड है, अनरियलिस्टिक है। इसके पीछे की जो बैकग्राउंड है कि कैसे होगा, क्या होगा, ये प्योर इकोनॉमिक डिस्कशन है। और जो ललित जी कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन, यही तो मैं रोनर हो रहा हूं। 280 करोड़ रुपया आप डल लेक और नैगिन को दे रहे हो, 10 करोड़ कहीं से आप इधर भी एलोकेट कर देते। डल लेक का तो पिछले साल का भी 450 करोड़ का प्रोजेक्ट जो पिछले साल का सैंक्शन है, अभी वही पैसा नहीं लगा। तो कहां पे चीजें बैलेंस हो रही हैं? ऐसा नहीं हो। आयकर स्लैब में पिछले 9 साल से बदलाव नहीं हुआ है। देखिए विनोद जी, इन्होंने कहा है कि सिर्फ 25,000 जो किलोमीटर हाईवे बनना है, उन्होंने इसकी बात की है। आप अगर इस बजट में ध्यान से देखेंगे, गति शक्ति जो है पहली बार लाया गया है और 20,000 करोड़ रुपया उसके लिए रखा गया है। इसके साथ साथ 400 नई जो हैं वंदे भारत जो ट्रेन हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग अगले 3 वर्ष में होगी। जम्मू में, चाहे मैं आप जम्मू कश्मीर की बात करूं, एम्स का काम चल रहा है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर जो है उसकी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अपना देवक की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जैसे मैंने बात की है नेशनल हाईवे के काम चल रहे हैं, टनल्स के काम चल रहे हैं। तो ये सारे जितने भी काम चल रहे हैं, आप देखेंगे इसमें हजारों हजार लोगों को इसमें रोजगार मिला हुआ है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं ये कोई रोजगार नहीं प्रोवाइड कर रहे, और वैसे क्या है कि विनोद जी के ये जब भी कभी कोई बात होती है इकोनॉमी को लेके, तो ये डॉक्टर अपने जो प्रधानमंत्री हमारे रहे हैं अर्थशास्त्री, उनकी ये हमेशा उदाहरण देते हैं और सब हमेशा आंकड़ों की बात करते हैं। आप देखिए इतनी बड़ी महामारी में भी जो स्टेप लिए गए केंद्र सरकार की तरफ से, मैं प्रेज करूंगा निर्मला सीतारमण जी को कि जिस तरीके से एक महामारी के अंदर उन्होंने हर क्षेत्र में कुछ ऐसे उस टाइम इनिशिएटिव लिए कि जिसके रिजल्ट हमें 1 साल के अंदर भीतर आए हैं। आज भी जब हम महामारी में हैं, उस समय पे अगर हमारा जो जीडीपी ग्रोथ बढ़ा है, इन्होंने इन्फ्लेशन की बात तो की, लेकिन हमारा जो पर कैपिटल इनकम है वो 16% बढ़ा है। बांग्लादेश से कम हो गया। देखिए अब ये उदाहरण बांग्लादेश का, पाकिस्तान का भी दे दीजिए, क्या हालत है वहाँ पे खाने को नहीं है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा एक भारतीय के नाते इन चीजों की एप्रिसिएशन संजय जी, समय का अभाव है, आप हमारे कार्यक्रम में। ललित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।